हेलो बच्चा लोग, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत डट के पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं मनोज शर्मा और आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी, मैंने अपने YouTube चैनल का नाम बदल दिया। पहले इसका नाम था केमिस्ट्री विद मनोज शर्मा, तो अभी कई लोगों ने कहा बहुत बड़ा नाम है तो केमिस्ट्री शाखा रख दिया है, मतलब मैं आपका केमिस्ट्री फ्रेंड। खैर, नाम से क्या फर्क पड़ता है, पढ़ेंगे तो हम केमिस्ट्री ही। तो अगर हम बात करें पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टार्ट किया था। आपको समझाया गया था कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। दो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके थे, पूरी बात हो चुकी थी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। एक तो हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को खत्म किया था विद एप्लीकेशंस, और दूसरा हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर को खत्म किया था विद एप्लीकेशंस। शायद वहां पे हमने रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में आपको नहीं बताया था, तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया दे देते हैं। एक तरफ सॉल्वेंट है, एक तरफ सॉल्यूशन है, तो आपको पता है नेट फ्लो कहां होगा, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड में ये फ्लो होगा, नेट फ्लो। अब अगर हम सॉल्यूशन साइड से प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दें, प्रेशर लगाएंगे तो ये वाला फ्लो बढ़ेगा तो एक ऐसा प्रेशर आएगा जहां पर दोनों फ्लोज बराबर हो जाएंगे, मतलब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो जिस प्रेशर की जरूरत पड़ती है उसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जब हम प्रेशर लगाएंगे मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो फ्लो ऑफ वाटर अपोजिट डायरेक्शन में होने लगेगा। मतलब कहने का ये हुआ सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड की तरफ, या यूं कह सकते हैं मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस का बहुत अच्छा यूज होता है सी डिसैलिनेशन, मतलब समुद्र का जो खारा पानी है उसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू, उसमें से जो पानी हमारे मतलब का है, वाटर है, जो सॉल्ट्स हैं हमारे मतलब के नहीं है, उनको उधर ही छोड़ देते हैं। प्रेशर लगा के वाटर को हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, पीने लायक बना लेते हैं। प्रोसेस इज कॉल्ड सी डिसैलिनेशन। हमारे घरों में आरओ होते हैं, आरओ सिस्टम्स लगे हुए होते हैं, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम्स, ये सब भी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लाइक झिल्ली होती है जो कि आर्टिफिशियली बनाई जाती है, और मोटर के थ्रू प्रेशर जनरेट किया जाता है और रिवर्स ऑस्मोसिस कराया जाता है। तो दो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। तीसरी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो हम यहां पढ़ेंगे उसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले बहुत जरूरी है कि हमें ये आइडिया हो कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो हम सबसे पहले तो बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए, हर लिक्विड का कोई ना कोई वेपर प्रेशर होता है जो कि उस लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक होता है, बताया गया है आपको। अब किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को अगर आप चेंज कर सकते हो तो वो एक फैक्टर है, और वो क्या है, टेम्परेचर। तो मान लेते हैं ये हमने एक कंटेनर लिया, देखिएगा इस कंटेनर में एक लिक्विड को लिया। अगर ये कंटेनर क्लोज होता और हम यहां पर मैनोमीटर लगाते, तो मैनोमीटर जो रीडिंग दे रहा था वो मान लेते हैं कि रूम टेम्परेचर पर 40 mmHg की रीडिंग दे रहा था। फिलहाल हमने कंटेनर को खुला छोड़ दिया। अब टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसको भी छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर ये बढ़ेगा इसका, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। हालांकि क्लोज नहीं है, मेजर नहीं कर सकते, लेकिन वेपर्स का फॉर्मेशन तो बनेगा, ज्यादा हो जाएगा वेपर्स का फॉर्मेशन। अगर कंटेनर क्लोज होता तो वेपर प्रेशर बढ़ता। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा ये आपको क्लासियस एंड क्लैपिरॉन इक्वेशन में हमने बताया भी था कि क्वांटिटेटिवली आप कैसे रिलेट करा सकते हो। तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा
और जब वेपर, वो एक टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर ये वाला जो वेपर प्रेशर है ये ऊपर से लगने वाले एक्सटर्नल प्रेशर, जिसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। उसी टेम्परेचर को हम कहेंगे इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर से समझिएगा क्या बताया गया आपको बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड आपको यह बताया गया कि हर लिक्विड का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर होता है। अगर रूम टेम्परेचर लिया हमने वाटर को रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर 40 के आसपास था, 40 mmHg था, और एटमॉस्फेरिक कितना होता है 760 mmHg। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। उसी टेम्परेचर को हम लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आपकी हेडिंग पड़ेगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसमें आपकी पहली हेडिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा है हमें ये कहना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने एटमॉस्फेयर से डिस्कनेक्ट कर दिया हो, ये एक कंटेनर बिल्कुल क्लोज ले लिया और ये आर्टिफिशियल माहौल आपने यहाँ पर जनरेट कर दिया, और यहाँ पर आपने इतनी एयर भरी कि यहाँ का प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर हो गया। अब आप यहाँ पर किसी चीज को, इसको बॉइल कर रहे हैं लिक्विड को, कोई ऐसा तरीका आपने कर लिया कि ये ऐसे करके इसे आप हीट कर रहे हो, तो इसके वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल के बराबर होना पड़ेगा। मतलब कितना होना पड़ेगा 2 एटमॉस्फेयर, तभी बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो वेपर प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए, एक्सटर्नल के बराबर। तो डेफिनेशन क्या हुई, बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, और हम कह सकते हैं और इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन बॉइलिंग इज नेचुरल। अगर आप नेचुरली बॉइल कर रहे हो, कोई भी आपने आर्टिफिशियल माहौल क्रिएट नहीं किया है, तो हम ये 1 एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट। चलिए अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर का क्या फर्क पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट पे। जैसे वाटर है, वाटर को ही हमने लिया, वाटर का वेपर प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस पर 40 mmHg था, और अभी इसका टारगेट कितना था 760 mmHg, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर इतना था इसका टारगेट। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए, इस डिफरेंस को पूरा करने के लिए हमने क्या किया, हीट किया। जब हमने हीट किया तो एक कोई ना कोई टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पर ये टारगेट पूरा हो जाएगा। आपको पता है वो टारगेट पूरा हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है भाई, अब क्या किया हमने, हम एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहे हैं, इसको अभी हम चेंज कर रहे हैं, इसको हम पहले डिस्कस करके खत्म करते हैं, बाद में यहाँ पे आएंगे। हमने किसी भी तरीके से एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दिया, मान लो हमने 800 mmHg कर दिया, हम किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में ले गए जहां एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 800 mmHg है। अब ये डिफरेंस भी क्या हुआ, पहले से ज्यादा हो गया। अगर डिफरेंस ज्यादा हो गया तो फिर आपको और ज्यादा हीट करना पड़ेगा, यानी एक्सटर्नल प्रेशर अगर बढ़ेगा तो फिर ऐसे केस में ज्यादा हीट करना पड़ेगा, यानी ज्यादा हीट करने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। समझ गए ना, बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाएगा। और अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दें, जैसे हम हिल्स पे अगर चले जाएं, हिल्स पे चले गए, वहां का जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो 760 mmHg से कम होता है, पहाड़ों पे कम होता है, एयर डेंसिटी कम होती है, तो एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो ये डिफरेंस भी घट जाएगा। डिफरेंस घट जाएगा तो हमें कम हीट करना पड़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा।
तो पहाड़ों पे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 से कम होता है। वाटर बॉइल्स बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसके बड़े अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस हैं दोनों के ही, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने के और एक्सटर्नल प्रेशर घटाने के। बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहाड़ों पर खाना पकाना मुश्किल क्यों होता है? इट टेक्स मोर टाइम टू कुक द फूड एट हिल्स। वजह उसकी क्या है भाई? फूड को कुक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मान लेते हैं कि ये दाल गलानी है, हमें दाल गलानी है, ये दाल के पार्टिकल्स हैं, इनको मेल्ट करा दें। मेल्ट कराने के बाद ये हमारे खाने लायक हो जाएंगे, हमारा सिस्टम इनको डाइजेस्ट कर जाएगा। तो गलाने के लिए क्या चाहिए? वाटर की बॉइलिंग चाहिए? नो, बॉइलिंग नहीं चाहिए, इनको हाई टेम्परेचर चाहिए। जितना हाई टेम्परेचर पे आप इनको हीट कर सकते हो, ये उतनी ही जल्दी, जितना ज्यादा टेम्परेचर दे दोगे उतनी ही जल्दी ये मेल्ट हो जाएंगे। अब क्या हुआ, अगर इसको खुले कंटेनर में हम पका रहे हैं, दाल को मेल्ट करा रहे हैं, तो एक्सटर्नल कितना है? 760। 760 तक पहुंचने के लिए पानी को कितना हीट करना पड़ेगा? 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, ये बात आपको हम बता दें, जैसे ही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, अगर कंटेनर ओपन है, एयर टाइट नहीं है, तो फिर अब यहाँ के टेम्परेचर को और नहीं बढ़ाया जा सकता। बॉइलिंग पॉइंट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर अप टू विच द लिक्विड कैन बी हीटेड व्हेन कंटेनर इज ओपन। तो इसका टेम्परेचर 100 आ गया भाई। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ? इसने गलना शुरू कर दिया। गलना भाई टेम्परेचर इसको कैसे मिला? जब पानी गर्म था तो पानी एक मीडियम था, पानी मीडियम था तो मीडियम से इसको भी टेम्परेचर मिला और इसकी सरफेस ने मेल्ट होना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अंदर तक दाल गल गई और ये बन गई। लेकिन अगर हम इसको पहाड़ों पे करें, पहाड़ों पे करने में क्या दिक्कत होगी कि पहाड़ों पे ये प्रेशर 760 से कैसा होगा? कम, और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 से कम होगा। पानी मान लो 99 या 98 पे ही क्या किया? बॉइल कर दिया, तो 99 ही अब पहुंच पाया या 98 ही टेम्परेचर पहुंच पाया। तो 98 टेम्परेचर जब पहुंच पाएगा तो ऐसे केस में क्या होगा भाई? टेम्परेचर कम है जो हम दाल के पार्टिकल्स को दे पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनको अब मेल्ट होने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। दिस इज द रीजन। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेल्ट द फूड पार्टिकल्स एट हिल्स, व्हाई? तो आपको आंसर देना होगा एट हिल्स atmospheric pressure is less than 760 mmHg. Boiling point, hence boiling point of water is, hence water boils below 100 degree Celsius and it becomes difficult to melt the food particles. तो ये तो एप्लीकेशन हुआ उसका कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को घटा दें तो खाना देर में क्यों बनता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दें तो खाना जल्दी बन जाता है, जैसे प्रेशर कुकर में। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है प्रेशर कुकर का, वो भी आपको हम समझाते हैं। ये प्रेशर कुकर लिया, प्रेशर कुकर में हमने ये पानी भरा, दाल ली, जो दाल आपको पसंद हो उसको ले सकते हो। प्रेशर कुकर हो गया। ये जब आपने इसका ढक्कन यहां पर लगाया होगा, ये यहां पर आपको पता है ये रबर लगी हुई होती है, उस रबर से क्या होता है, ये एयर टाइट हो जाता है। यहां पर ये वेपर्स बाहर निकालने के लिए ये कुछ एक्सटर्नल चैनल दिया जाता है, जिसमें यहाँ पर ये छेद होते हैं और यहाँ पर ये लगी हुई होती है विसल, सीटी जिसे आप लोग बोलते हैं। और यहाँ पर एक चीज और लगी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड सेफ्टी वाल्व। ये सेफ्टी वाल्व होता है। ये हमने क्या किया, इसको बंद कर दिया। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है लेकिन एडजस्ट कर दिया। तो जब हमने इसको बंद किया था तो एयर तो यहाँ पर ठीक ही थी, और एयर कितना प्रेशर लगा रही थी? वो प्रेशर था 1 atm। 1 atm प्रेशर था, मतलब 760 mmHg था, 760 mmHg। अब इसका जो इसकी रिश्तेदारी है वो बाहर से तो खत्म हो चुकी है। इसका एक्सटर्नल क्या है, इसका एनवायरनमेंट क्या है, यही। तो अभी एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 760 है। आपने इसको हीट करना शुरू किया। जब हीट करोगे तो वेपर्स बनेगी, वेपर्स बनेगी यानी वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे ही वेपर प्रेशर बढ़ेगा वैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा। जो पी एक्सटर्नल होगा वो किसके बराबर होगा? वेपर पी एक्सटर्नल में हमेशा क्या होगा? 1 atm तो रहेगा ही रहेगा, प्लस जो वेपर्स बनेगी वो भी प्रेशर लगाएंगी। तो होगा क्या, हीट करने पर लगातार हीट करोगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और लगातार क्या होगा,
वेपर प्रेशर बढ़ने की वजह से एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता जाएगा। अगर हम थ्योरेटिकली सोचें तो सोच के देखिएगा, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि वेपर प्रेशर इस एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए? क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर में वेपर प्रेशर तो है ही है, साथ में 1 atm भी जुड़ा हुआ है, राइट? जितना हीट कर लो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो फिर ऐसे केस में फूड पार्टिकल्स को जल्दी मेल्ट होना पड़ेगा। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि प्रेशर कुकर में फूड पार्टिकल्स जल्दी मेल्ट क्यों हो जाते हैं या कुकिंग टाइम कम क्यों हो जाता है, तो आपको आंसर देना है कि प्रेशर कुकर्स एयर टाइट होते हैं, तो वहां पर जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग वेपर प्रेशर विच इंक्रीजेस ड्यू टू हीटिंग। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता जाएगा एंड temperature can be increased up to any high value, hence cooking temperature is very high in pressure cookers and cooking time is very less। ये होता है इसका रीजन। थोड़ा सा आपको और कॉन्सेप्ट बताते हैं, बेटा आप जाओ हम पढ़ा लें थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा आपको इसका और बता देते हैं, सेफ्टी वाल्व का काम क्या होता है, विसल का काम क्या होता है। देखो भैया ऐसा होता है कि जब आप हीट करते जाओगे तो यहाँ पर वेपर प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, ये प्रेशर बढ़ता ही चला जाएगा। जब प्रेशर बढ़ता ही चला जाएगा तो इस कुकर की बात करें, जिस मटेरियल की दीवारें बनी हुई हैं, ये दीवारें बोल देंगी बस भैया हम इससे ऊपर प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर और प्रेशर आपने यहाँ पे डाला तो हम दीवारें फट जाएंगी। तो अगर प्रेशर कुकर फट गया तो फिर तो हम लोगों का ही नुकसान होगा, मालूम है आपको। तो फिर इसलिए क्या होता है, यहाँ पर ये जो लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड, इसे आप लोग बोलते हैं लीवर बोल सकते हैं। एक टाइप का लीवर होता है, लीवर मतलब जिसमें लीवर के थ्रू, फिजिक्स में आप लोगों ने लीवर पढ़ रखा होगा, लीवर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ये लीवर लगा हुआ है यहाँ पे। होता क्या है, जब यहाँ का प्रेशर एक पर्टिकुलर वैल्यू से ऊपर निकल जाता है तो ये विसल वाला जो पार्ट है लीवर, ये ऊपर उठ जाती है तो ये पोर्स एक्सपोज हो जाते हैं, और जब पोर्स एक्सपोज हो जाएंगे इस विसल के ऊपर उठने से तो एक्स्ट्रा वेपर्स यहाँ से बाहर निकल जाती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सीटी आ गई। बोलते नहीं घर पे कि हाँ भाई खाना बन रहा है, एक सीटी लग गई, दूसरी सीटी लग गई, ऐसे करके बोलते हैं। तो इस तरीके से इसको फटने से बचाया जा सकता है कि प्रेशर एक पर्टिकुलर वैल्यू को इंक्रीज ना करे। सेफ्टी वाल्व क्या होता है, एक दूसरा मतलब सेफ्टी का हम लोग यहाँ पर आइटम लेते हैं। वो आइटम क्या है, सेफ्टी वाल्व में कुछ नहीं, बस यहाँ पर एक पार्ट कस दिया जाता है। ये चीज होती है, ये जो यहाँ पर मटेरियल है ये काफी कमजोर होता है इससे। तो अगर किसी वजह से लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर पाया, फूड पार्टिकल्स वगैरह फंस गए, विसल ऊपर नहीं उठ पाई, प्रेशर एक वैल्यू को एक्सीड कर गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये चीज पहले फटेगी, सेफ्टी वाल्व फटेगा, एक्स्ट्रा वेपर्स यहां से निकल जाएंगी और प्रेशर कुकर फटने से बच जाएगा। तो ये तो हमने आपको बॉइलिंग पॉइंट बताया, और बॉइलिंग पॉइंट पर एक्सटर्नल प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है। यहाँ से जो नोट करने वाली बातें हैं आपके लिए वो ये हैं, एक तो आप ये नोट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, बताया था मैंने आपको, ये नोट करेंगे। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। एक्सटर्नल प्रेशर घटाने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। प्रेशर कुकर में कुकिंग टाइम कम या कुकिंग टेम्परेचर हाई होता है, क्यों, उसका रीजन मैंने आपको बताया। हिल्स में खाना बनने में टाइम ज्यादा क्यों लगता है, इसका रीजन मैंने बताया। और एक खास बात, अगर कंटेनर क्लोज्ड है, अभी बनाया था ना प्रेशर कुकर, और एयर टाइट है, लिक्विड नेवर बॉइल्स इन क्लोज्ड कंटेनर्स, कभी बॉइल करेगा ही नहीं, क्योंकि अगर कंटेनर क्लोज्ड है तो वहां पे वेपर प्रेशर कभी भी एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो ही नहीं पाएगा। लिक्विड नेवर बॉइल्स इन क्लोज्ड कंटेनर्स, ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रेशर कुकर आपके घरों में खाना बनता है, मान लीजिए आपने दाल बनाई, तो आपने दाल पक गई और उसके बाद ढक्कन आपने अगर खोल दिया तो आपको दिखता है कि अरे वहां जो दाल पानी वगैरह है वो तो उबलता हुआ नजर आता है, आपको बॉईल करता हुआ दिखता है। एक्चुअली दिखता है और सच भी है, क्योंकि उस टाइम आपने ढक्कन निकाल दिया है, उसके लिए जो सराउंडिंग है अब क्या है, अब वो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है,
और उसका जो वेपर प्रेशर है वो सराउंडिंग के बराबर या उससे कुछ ज्यादा रहता है कुछ देर के लिए, दैट्स वाई आपको बॉयल होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब अच्छा हम बात करते हैं लिक्विड के वेपर प्रेशर पे। तो बॉइलिंग पॉइंट वाली बात हो गई, बॉइलिंग पॉइंट के एप्लीकेशंस हो गए, थोड़ा सा समझते हैं। हमने एक कोई सॉल्वेंट लिया, प्योर वाटर, वेपर प्रेशर क्या होता है P नॉट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया उसमें। आपको बताया जा चुका है अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। इस तरीके से देखिएगा, एक बार था प्योर वाटर, इसका वेपर प्रेशर कितना था 40, दूसरी बार हमने क्या लिया, ये सोल्यूशन ले लिया और उसी टेम्परेचर पर, टेम्परेचर यहां अगर सेम हो तो आपको बताया था सोल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, मान लेते हैं कि 38 का, और बॉईल कराने के लिए पहुंचना कहां है 760, दोनों के लिए टारगेट सेम है, ये डिफरेंस ज्यादा है, ये डिफरेंस ज्यादा है तो किसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, सॉल्यूशन को ज्यादा हीट करना पड़ेगा, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा प्योर सॉल्वेंट से। तो क्या समझ में आया, एज वी नो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट is less than vapor pressure of pure solvent. Hence, boiling point of solution having non-volatile solute is more than boiling point of solvent. Increment in boiling point is called as elevation in boiling point, and elevation in boiling point is a colligative property. देखिए ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ये हम लोगों ने इस एक्सिस पर तो ले लिया प्रेशर को, और ये मान लिया कि प्रेशर यहां पर जाकर के हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर, और ये ग्राफ बनाया, इस पर हमने ले लिया समय के साथ क्या होने वाला है, सॉरी टेम्परेचर लिया इस एक्सिस पर, टेम्परेचर, ये हमने ग्राफ इसका शुरू किया सॉल्वेंट का, ये तो 1 atm इंडिकेट कर रहा है भाई, आपको पता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर, अभी किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना था, हमने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्वेंट का बढ़ेगा, और बढ़ करके भाई लीनियरली तो बढ़ता नहीं है, क्योंकि आपने देखा था जो इक्वेशन थी क्लैसियस एंड क्लैपेरॉन इक्वेशन टेम्परेचर के साथ, तो वहां पर तो लॉगरिथमिक प्रोपोर्शन में था, तो लीनियरली तो बढ़ेगा नहीं, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये ग्राफ हमने बनाया सॉल्वेंट के लिए, और एक इस टेम्परेचर पर जाकर के, इस टेम्परेचर पर जाकर के सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया, मतलब कहने का ये हुआ दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का है, टीवी नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब क्या हो, अगर यही ग्राफ हम सॉल्यूशन के लिए बनाए तो हमें पता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है, तो सॉल्यूशन का ग्राफ इससे नीचे आएगा, नीचे आएगा तो 1 एटमॉस्फेयर होने के लिए उसका जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर कैसा होगा, ज्यादा होगा, दिस इज टीबी, टीबी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये जो डिफरेंस होगा इसे हम कहते हैं डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी है क्या, डेल्टा टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, स्मॉल एम है मोलैलिटी, बोर्ड हिल रहा है तो थोड़ा वीडियो ब्लर हो रहा होगा, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, लॉकडाउन की वजह से किसी को बुला भी नहीं सकते भैया, इसको
दीवार पे फिक्स कर दो। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या हुआ, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू आ गया, यहां पर एक कांस्टेंट आता है केबी। केबी को हम लोग कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी का नाम होता है इब्यूलियो स्कोपिक कांस्टेंट। और इसको निकालने का फार्मूला भी है Kb इज इक्वल टू एम आर टीवी नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 ऑफ डेल्टा एच डी ए पी। बताते हैं सारी चीजें, आप लोग लिख लेना इनको, बता देते फिर से एक बारी। बॉइलिंग पॉइंट क्या था बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ेगा एक्सटर्नल टेम्परेचर का, एक्सटर्नल प्रेशर का बता दिया आपको, सारा लिखा दिया। अब आप जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में लिखना शुरू करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, हमें पता है एज वी नो बॉइलिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, हेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज मोर देन प्योर सॉल्वेंट। Increment in boiling point is called elevation in boiling point and it is a colligative property। इस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे। फिर आप ये कहेंगे let's say boiling point of pure solvent is TB naught and boiling point of solution is TB। तब आप उसके बाद ये ग्राफ बना के दिखाएंगे इस तरीके से। फिर आप इसको आगे बढ़ाएंगे। इसको आगे बढ़ाने के बाद अगर इन चीजों को आपको मेंशन करना पड़े, देखिए नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं। M is molar mass of solvent, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। आर तो आपको पता ही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टीवी नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड डेल्टा एच बीएपी ये है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट पर मोल। और अगर ये पर मोल नहीं है पर ग्राम है तो m यहां से हटेगा। अगर m यहां से हटा दिया है, अगर m यहां नहीं है तो डेल्टा एच बीएपी होगा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम, लेकिन अभी कैसी है पर मोल है। तो ये आप इसको पूरा का पूरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि केबी किस पे डिपेंड करता है, मतलब कहने का ये हुआ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखो भैया m सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा, टीवी नॉट सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा, R कांस्टेंट है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगी। इसके अलावा अगर हम Kb की यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या बनेगी, यहां पे आप देखिएगा यूनिट आप जरूर लिखिएगा। Kb की यूनिट क्या होगी, Kb इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा Tv अपॉन m। डेल्टा Tv की यूनिट को पुट करेंगे तो क्या आएगा केल्विन, और स्मॉल m क्या है मोलैरिटी, केल्विन पर मोलल, या इसी को हम क्या कहेंगे मोलल क्या होता है, मोलर होता है मोल पर केजी, मतलब केल्विन केजी पर मोल। केल्विन की जगह पे आप डिग्री सेल्सियस को भी यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट। अब अगर हमें कोई छोटा मोटा क्वेश्चन लगाना पड़े तो हम यहां से लगा सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन लगाइए, फिर सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन हैविंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फुल स्टॉप के बाद Kb फॉर वाटर इज 0.52, यूनिट वही। पानी भेज देना भैया। वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए।
हाँ बच्चों, तो आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में कहा गया था 18 ग्राम ग्लूकोज को ऐड किया गया है 100 ग्राम वाटर में, तो बताइए रिजल्टिंग सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। इससे सिंपल क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है। देखिए आपको टीवी मतलब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बताना है, तो डेल्टा टीवी निकालना पड़ेगा आपको, मतलब इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू होगा केवी इनटू मोलैरिटी। केवी आपको दिया गया है, मोलैरिटी होगा मोल ऑफ सोल्यूट, नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये डेल्टा टीवी हो गया। आपको पता है डेल्टा टीवी इज इक्वल टू होता है टीवी माइनस टीवी नॉट, तो टीवी इज इक्वल टू हो जाएगा टीवी नॉट प्लस डेल्टा टीवी, यानी डेल्टा टीवी नॉट जो है मतलब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट वाटर है तो 100 होगा प्लस 0.52, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको ये केल्विन में निकालना था तो फिर हम क्या करते, 100 की जगह 373 ले लेते और उसमें ये ऐड कर देते। ऐसा मत करिएगा कि पहले इसको केल्विन में बदलो, मतलब 373 ऐड कर 273 ऐड करके फिर यहाँ 373 ले लो, ये नहीं करना सीधे। ये तो एक्चुअली डिफरेंस आया है, और डिफरेंस जो होता है वो चाहे केल्विन में हो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो, वो एक बराबर होता है। तो ये डिफरेंस आ गया। डिफरेंस चाहो तो आप डिग्री सेल्सियस में मान लो, चाहो तो आप डिफरेंस केल्विन में मान लो। तो ये डिग्री सेल्सियस में भी है, ये केल्विन में भी है। अगर इसको आप डिग्री सेल्सियस वाले में जोड़ दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, और अगर इसको आप केल्विन वाले में जोड़ दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थोड़ी बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। देखो फ्रीजिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन दी गई है बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा टफ है इसको समझना, पर ध्यान दीजिएगा समझ में आएगा। फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर at which liquid and solid states of a substance are present in equilibrium। ये डेफिनेशन आप लिखेंगे, या ऐसे कह सकते हैं आप the temperature at which vapor pressure of liquid state becomes equal to vapor pressure of its solid state is freezing point। तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या हो गई? फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पे किसी भी सब्सटेंस की लिक्विड और सॉलिड दोनों इक्विलिब्रियम में होती है स्टेट्स, या फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर घट करके किसके बराबर हो जाता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट के। ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, freezing point of solution having non-volatile solute is less than freezing point of solvent। स्टेटमेंट तो याद कर ही लो, freezing point of solution is always less than freezing point of solvent। वजह समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको, लेकिन बहुत मुश्किल होता है इसको फील करना। देखिए समझिए, ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा होता है? कम। तो इसकी सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर भी कैसा होगा? कम होगा। तो टेम्परेचर और ज्यादा घटाना पड़ेगा लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर को सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर से मैच कराने के लिए। क्या बताया? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, और सॉल्यूशन की सॉलिड स्टेट से, सॉल्यूशन की सॉलिड स्टेट का सॉल्वेंट की सॉलिड स्टेट से, फिर से एक बार, सॉल्वेंट की सॉलिड स्टेट से सॉल्यूशन की सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर बहुत कम होता है। इसलिए लिक्विड सॉल्यूशन को वहां तक ले जाने के लिए टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ता है। यहां से देखें, ये हमने सॉल्वेंट लिया, पॉइंट ए, हमने टेम्परेचर घटाना शुरू किया, इधर की तरफ आओगे टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम हुआ तो ये वेपर प्रेशर घटा, घटते घटते एक पॉइंट ऐसा आ गया बी पॉइंट आ गया, जिस पर लिक्विड और सॉलिड दोनों के वेपर प्रेशर कैसे हो गए? बराबर। मतलब बी पॉइंट पर सॉल्वेंट की लिक्विड स्टेट और इसकी सॉलिड स्टेट इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। देन बी इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इसको हमने कहा TF0। अच्छा, सॉल्यूशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा सॉल्वेंट से नीचे होता है। हमने यही काम शुरू किया सॉल्यूशन के साथ। अब सॉल्यूशन की सॉलिड स्टेट का जो वेपर प्रेशर था वो इस वैल्यू से बहुत कम था, तो इसलिए इसको और कम टेम्परेचर तक लाना पड़ा। तो सी पे क्या हुआ? ये
इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, इसको हमने कहा TF। ये जो डिफरेंस होगा इसी को हम क्या कहेंगे, डेल्टा TF। यहाँ पे थोड़ी चीजें आपको बता दें, अगर ये बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया है, नहीं आता है, जो 90% लोगों के समझ में नहीं आता है, तो आप इतना बस याद रखें कि इसका ग्राफ ऊपर है, नीचे है, इसको ज्यादा ले जाना पड़ेगा, इसको कम ले जाना पड़ेगा, इस तरीके से यहाँ रहेगा। कुछ चीजें आपको हम यहाँ पर और बता देते हैं। A to B, A से B तक क्या होगा, A to B होगा लिक्विड सॉल्वेंट, B पर क्या होगा, B इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब B पर सॉल्वेंट की लिक्विड और सॉलिड स्टेट दोनों इक्विलिब्रियम में होंगी, लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम में है। B to C, अरे भाई ये फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, आपने टेम्परेचर और कम कर दिया तो क्या होगा, पूरा का पूरा सॉल्वेंट फ्रीज कर जाएगा। तो B to C क्या होगा, फ्रोजन सॉल्वेंट। D से C तक क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन, C to D लिक्विड सॉल्यूशन। और C पे क्या होगा, C इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो C पे कौन इक्विलिब्रियम में होगा, जैसे आपने यहां पे बोला था B पे लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम में है, वैसे ही कोई गलती ये कर सकता है कि C पे बोल सकता है लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में है। एक्चुअली सॉलिड होता कौन है टेम्परेचर घटाने पे, सॉल्वेंट का सॉलिडिफिकेशन होता है ना, सॉल्यूट तो ऑलरेडी सॉलिड था, सॉल्वेंट का सॉलिडिफिकेशन होता है। तो C पे अगर इक्विलिब्रियम में बताना पड़े तो हमें सॉलिड सॉल्वेंट लेना होगा, सॉलिड सॉल्यूशन नहीं ले सकते हम। सॉलिड सॉल्वेंट विल बी इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड सॉल्यूशन, या लिक्विड सॉल्वेंट भी आप कह सकते हो। फिलहाल इतना पार्ट पूरा हुआ। इसके बाद जो डेल्टा TF है, डेल्टा TF नॉट माइनस TF होगा, जबकि आपको याद होगा बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा नहीं था, TB माइनस TB नॉट था, यहाँ TF नॉट माइनस TF है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। डेल्टा TF किसके बराबर हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी होगा। इसके बाद डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू मोलैरिटी होगा। KF एक कांस्टेंट है जिसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, वैल्यू आपको यहां पर लिख के बताई गई है, जस्ट लाइक KB। M मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, R आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, TF नॉट होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, केल्विन में लेना होगा इसे, और डेल्टा H फ्यूजन है, ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये इस तरीके से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं, एक दो एप्लीकेशंस हैं, बहुत अच्छे एप्लीकेशंस हैं इसके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के। एक तो बड़ा अच्छा एप्लीकेशन होता है, एंटी फ्रीज नाम का एक सब्सटेंस होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल को एंटी फ्रीज कहते हैं। क्या इसका यूज है समझते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन ये बनता है कि कार रेडिएटर्स में पानी की जगह इथाइलिन ग्लाइकॉल का सॉल्यूशन क्यों यूज करते हैं। चलिए, ऐसी जगह पे कार चला रहे हैं जहां टेम्परेचर अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस के करीब या उससे नीचे पहुंच जाता है, कहीं पहुंच जाइए, इंडिया में भी ऐसी बहुत जगह हैं, फॉरेन में तो है ही है। अगर कार रेडिएटर्स में पानी भरा हुआ होता केवल, तो जैसे टेम्परेचर कितना पहुंचा, 0, पानी तो फ्रीज हो गया, फ्रीज हो गया, जबकि उसको सर्कुलेट होना चाहिए हर तरफ, सर्कुलेट होकर के क्या करना चाहिए, इंजन को ठंडा करना चाहिए। अब जब पानी फ्रीज हो गया तो फिर वो सर्कुलेट ही नहीं करेगा, सर्कुलेट कर ही नहीं पाएगा, सॉलिड बन गया। तो क्या करते हैं, उसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड कर देते हैं अच्छी खासी अमाउंट में, जिससे अब सोल्यूट डाल दिया, सोल्यूट डालने से क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट -10 पहुंच गया, -15 पहुंच गया। जब -10 पहुंच गया, इसका मतलब जो कार रेडिएटर्स में आपने सोल्यूशन भरा हुआ है इथाइलिन ग्लाइकॉल का, अगर बाहर वाला टेम्परेचर -9 तक भी है तब भी वो फ्रीज नहीं करेगा, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना पहुंच चुका है, -10 पहुंच चुका है। एक तो ये एप्लीकेशन होता है। दूसरा एप्लीकेशन होता है, बहुत जगह पे मौसम ऐसा होता है कि अक्सर स्नोफॉल होता ही रहता है, तो बर्फ गिरा, रास्ते ब्लॉक हो गए, रास्तों में बर्फ जम गई स्नोफॉल होने की वजह से रास्तों पे उन पे चला नहीं जा सकता। अगर बर्फ के ऊपर चलोगे तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो सब कुछ स्किड कर जाएगा। तो बर्फ को हटाना पड़ता है। बर्फ हटाने के लिए क्या होता है, NaCl या कोई भी सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लेकर के उस पर स्प्रे करते हैं। जब NaCl का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन वहां पे स्प्रे किया जाएगा तो NaCl जब उससे मिक्स होगा तो उससे मिक्स होने से क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट लग जाएगा। सोचो, बर्फ पिघलेगी कब, जब टेम्परेचर 0 से ऊपर आएगा। अभी सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, -3। हमने क्या किया, नमक डाल के उसके फ्रीजिंग पॉइंट को घटा दिया,
फ्रीजिंग पॉइंट -4 ले गए और बाहर का टेम्परेचर कितना है -3, तो -4 उसका फ्रीजिंग पॉइंट है और बाहर का टेम्परेचर -3 ही है, तो फिर क्या होगा, -3 पे पूरा का पूरा वो मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होके इधर उधर लिक्विड है बह जाएगा। ये इसका एप्लीकेशन होता है। तो ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और उसके एप्लीकेशंस। इसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो हमें बचता है पढ़ने के लिए वो है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। बोल बेटा नेक्स्ट लेक्चर में होगा, नेक्स्ट वीडियो में होगा। ये 4B लेक्चर होगा, इसके बाद लेक्चर आएगा 4C। 4C में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म और फिर एक वीडियो आएगा फिफ्थ में ये चैप्टर खत्म। मतलब कुल मिला के 2 वीडियोज और आएंगे जिसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। प्रमोट करने के लिए मैं सर्व करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।